हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुसुमलता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम इस वीडियो में शीत युद्ध के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने शीत युद्ध के अर्थ व परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम शीत युद्ध के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थीं और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थीं। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थीं। वे शिकायतें ही मूल रूप में शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थीं। फर्स्ट है ऐतिहासिक कारण। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना चाहता था। इसी वजह से ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में मान्यता प्रदान की थी तथा अमेरिका ने भी सोवियत संघ को 1933 में मान्यता दी थी। सेकंड है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया था, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर जो पड़ाव है वो कम हो सके। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों ही स्टालिन की जो रिक्वेस्ट थी, अनुरोध था, उसको वो टालते रहे। इससे स्टालिन को ये समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को नष्ट करने की है। थर्ड है युद्ध के बाद के उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिससे कि स्वतंत्र निर्वाचन कराने आवश्यक हो जाए। फोर्थ है सोवियत संघ द्वारा बाल्टा समझौते की अवहेलना। 1945 में याल्टा में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, जिसमें ये था कि पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत पास दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया और उसने अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्निन सरकार को लादने का प्रयास किया। फिफ्थ है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1945 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए तथा यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों
इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता देना प्रारंभ कर दिया और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी गई। इससे पश्चिमी देशों का नाराज हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इसी वजह से पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने वहां से अपनी सेनाएं हटाईं। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए थे। 7th है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1945 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के शक्ति शून्य को भरने के लिए सोवियत संघ ने अपने पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि को अपनी प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापेमारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहार्य हो गया था। इसलिए सोवियत संघ और अमेरिका में आपसी जो शीत युद्ध बढ़ गया। टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ को टर्की के द्वारा कुछ भूप्रदेश दिया जाए। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और उसके बाद इस मामले को, अगर ऐसा सोवियत संघ ने किया तो इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले जाया जाएगा। 9th है अणुबम का आविष्कार। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 स्थानों पर अणु बम का प्रयोग किया था, तब सोवियत संघ को ये पता चला कि अमेरिका बहुत पहले से ही अणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था और इस बात की जो जानकारी थी वो ब्रिटेन को थी, लेकिन सोवियत संघ को इस बात से अवगत नहीं कराया गया था। जब 1945 में इस अणु बम का प्रयोग किया गया था, तब सोवियत संघ को ये पता चला कि अमेरिका अणु बम पर बहुत पहले से ही अनुसंधान कर रहा है, तो इससे इसको बहुत आघात पहुंचा और यही अणु बम भी एक शीत युद्ध को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 10th है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया, ताकि अमेरिका में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया। 11th है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने जलती आहुति में घी का काम किया। 18 अगस्त 1945 को बर्नेज
और बेबिन ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत नीति के संदर्भ में कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। 5 मार्च 1946 को फुलटन एक स्थान है जिसे फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा था कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक महाद्वीप में एक लौह आवरण छा गया है। उसने आगे कहा कि स्वतंत्रता की दीपशिखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। चर्चिल के फुलटन भाषण के दूरगामी परिणाम हुए और अप्रैल 1946 के उपरांत दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को खुलेआम प्रकट करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण दिखाई देने लगा। ये शायद चर्चिल के व्याख्यान का ही प्रभाव था, जिसने मुनरो सिद्धांत को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और जिसने मार्शल योजना को जन्म दिया। 12th है बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक माना। 13 है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार-बार प्रयोग। सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली थी। सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस प्रकार दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों की यह मान्यता बन गई कि वह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। 14 है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। सोवियत संघ की लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी, उससे वह असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि यह सहायता बहुत कम थी। इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ का बहुत दुख हुआ सोवियत संघ को और वो नाराज हो गया। 15 है शक्ति संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महान विद्वान मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका ही दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुए। अतः इनमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। 16 है हित संघर्ष। शीत युद्ध राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे, जैसे कि जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना आदि। ये सभी शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे।